Okay, anyways, let's start today's session, today's discussion. So, firstly, I would like to revise you all the things which we have gone through in first session. We have learned about the term robot and robotics. Then we have discussed about the laws of robots. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then after we have studied about the anatomy of a robot, what exactly it is, and discussed about the links and joints in robotic arm, simple mechanical joints, and then the relation of these joints with the robotic arm and types of linkage. Then obviously, because of the subject, the anatomy of industrial robotic arm, so we have seen that few major components, which are the major components of a manipulator, then the disassembled parts of the manipulator. After that, few interface connections and junctions from where the interfacing is done of servo and all that. After that, we have also seen that where on what locations the servo motors are assembled in a robotic arm, that is a manipulator, and with servo motors at what points and at what positions the reduction gear assembly is mounted. So all these things we have gone through in the first session, and we will continue that because we are going with a basic introduction about the components of a robotic cell, whether it is in any organization, in educational organization, or whether it is in any industry. The components of a robotic cell remains the same always. Okay, if it is a applicational robot, कोई भी रोबोट जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसके सारे कंपोनेंट्स, उसका सिस्टम प्रोसीजर, वर्किंग, प्रोग्रामिंग जो है वो सब सेम रहता है. तो अब हम बात करते हैं कंट्रोलर की. रोबोट का जो कंट्रोलर होता है, आई गेस आप सब लोग जो है अप्रोक्सीमेटली सभी लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, तो आपको ये चीजें काफी फेमिलियर लग रही होंगी स्क्रीन पे. सो ये जो इमेज है ये एक रोबोट कंट्रोलर की है. कंट्रोलर में किस किस लोकेशन पे कौन कौन सी कंपोनेंट माउंट होते हैं, क्या चीज माउंट होती है, वो इसमें दिखाया गया है. नंबर 1 मार्किंग इज फॉर मेंस फिल्टर. मेंस फिल्टर जो मेन पावर सप्लाई कंट्रोलर को आती है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए मेंस फिल्टर लगाए जाते हैं. उसके बाद मेन स्विच, जिससे कंट्रोलर को ऑन या ऑफ किया जाता है. On third number we have controller system panel. It is nothing but a display जहाँ पे हमें दिखता है कि कंट्रोलर के अंदर कितना करंट, कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, और कंट्रोलर वर्किंग ओके और नॉट. तो इस टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें कंट्रोलर सिस्टम पैनल पे दिखाई देते हैं. चौथे नंबर पे जो मार्किंग है वो है कंट्रोल पीसी के लिए. तो कंट्रोलर जो होता है, बेसिकली अगर मैं कूका मेक की बात करूं, वैसे तो अलग अलग ब्रांड्स के लिए, अलग अलग मेक के लिए उनके अलग अलग सिस्टम होते हैं अपने. जैसे फानुक में कुछ और होता है, एबीबी में कुछ और होता है. उनका मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग पैनल जो होता है वो अलग होता है. कूका जो है विंडोज पे काम करता है. तो इसका जो कंट्रोल पीसी 4 नंबर पे आप देख सकते हो, ये विंडोज ऑपरेटेड सिस्टम है. एक तरीके का बिल्कुल पीसी ही होता है जैसे हमारे नॉर्मल पीसी होते हैं, बस थोड़ा सा एडवांस होता है, so as to control the drive system of a controlling unit and to calculate the binary and hexadecimal forms of some data. ठीक है, तो कंट्रोल पीसी चौथे नंबर की मार्किंग. 5 नंबर पे आप देख सकते हो ये ड्राइव पावर सप्लाई. तो 5 और 6 नंबर पे और 7 नंबर पे ड्राइव पावर सप्लाई, ड्राइव कंट्रोलर. तो ये ड्राइव पावर सप्लाई होती है बेसिकली सर्वो के लिए. सर्वो की जो ड्राइव कंट्रोलर लगे होते हैं उनके लिए ड्राइव पावर सप्लाई इंस्टॉल की जाती है इस पोजीशन पे. जो पोजीशन आप इमेज में देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम पोजीशन ही जो है फॉलो होती है हर टाइप के कंट्रोलर में कूका के लिए. चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज से हो, चाहे वो एकेडमिक पर्पज से हो, कोई भी रोबोट अगर इंस्टॉल किया जाता है तो सेम प्रोसीजर रहता है. इसके बाद 7 नंबर और 6 नंबर जो है ड्राइव कंट्रोलर हैं.
8 नंबर पे ब्रेक फिल्टर। ये अभी मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बस बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है आपको जो ये 16 घंटे की जो क्लास है इसमें आपको टीचिंग सिखाना, ये दिखाना कि एक हैंडलिंग एप्लीकेशन या फिर वेल्डिंग एप्लीकेशन कोई भी हो, रोबोट की टीचिंग कैसे की जाती है, तो उस पर मेन फोकस रहेगा। बट क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले बेसिक आइडिया होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। सो 8 नंबर पे ब्रेक फिल्टर्स हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और इसको अगर आप, क्योंकि मीनवाइल मैं बता रहा हूँ, तो नोट्स अगर बनाना चाहते हो सो यू कैन मेक अ नोट्स ऑफ इट, जैसा पहले सेशन में आई होप आप लोगों ने बनाए होंगे। जब टेस्ट होगा तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद सो ब्रेक फिल्टर्स आर नथिंग बट द सिस्टम विच रिक्वायर्ड टू टू कंट्रोल द सर्वो ब्रेकिंग। जो सर्वो ब्रेकिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक फिल्टर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद सीसीयू, कैबिनेट कंट्रोल यूनिट, 9 नंबर की मार्किंग। ये कैबिनेट कंट्रोल यूनिट में जो है यहाँ पे छोटे छोटे रिलेज लगे होते हैं, फ्यूज होते हैं, जो कि यहाँ से जो है हर तरीके का, चाहे वो पावर सिग्नल है, पावर सप्लाई है, या फिर एनालॉग डिजिटल एनालॉग सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, किसी भी तरीके का वो यहीं से होकर गुजरता है। या अगर उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होना है या डिजिटल से एनालॉग में, तो कैबिनेट कंट्रोल यूनिट से होकर सारे सिग्नल्स गुजरते हैं किसी भी रोबोट कंट्रोलर में। उसके बाद 10 नंबर पे जो है SIB, दैट इज सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड। तो सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड जो है इंटरफेसिंग के काम आता है, सेंसर वगैरह की इंटरफेसिंग के लिए, या फिर हमें जो सेफ्टी कर्टन्स लगाते हैं उनकी इंटरफेसिंग के लिए। इसके अलावा जो है अगर हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस से इंटरफेस करते हैं कंट्रोलर को, तो वहाँ पे SIB बोर्ड जो है काम आता है, उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन किए जाते हैं। 10 नंबर की मार्किंग की जो पोजीशन है, इस जगह पे सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड को माउंट किया जाता है। 11वें नंबर पे फ्यूज एलिमेंट्स, जो अलग अलग टाइप की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, तो उन्हीं के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से जो है फ्यूज लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो वो सिस्टम जो है 11 नंबर की लोकेशन पे माउंट किया जाता है कंट्रोलर में। 12वें नंबर की मार्किंग पे बैटरीज हैं। ये डिपेंड करता है कि वैसे तो अक्सर 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज जो है इंस्टॉल की जाती है कंट्रोलर में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बैकअप फॉर इनकोडर एंड टू सर्वो ड्राइव्स टू स्टोर द डेटा सेफली। जब पावर कट होता है एकदम से, रोबोट ऑन कंडीशन में है या कंट्रोलर ऑन कंडीशन में है, तो ये बैटरीज जो है पावर बैकअप प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि इनकोडर को अपना डेटा सेव करने में, और ड्राइव्स को जहाँ जो रोबोट ऑपरेशन कर रहा था, किसी अलग पोजीशन पे था या किसी एप्लीकेशन में वर्किंग था, तो वो डेटा सेव करने के लिए जो है ये बैटरीज जो है बैकअप प्रोवाइड कराती हैं। 13वें नंबर की मार्किंग कनेक्शन पैनल है। अब यहाँ से जो है हर तरीके की केबल एक कंट्रोलर से जो है बाहर निकलती है। कनेक्शन पैनल मींस कि एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, यस सर, यस सर, संदीप सर। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो कनेक्शन पैनल मैं आपको बता रहा था। तो कनेक्शन पैनल में जो है डेटा केबल, जो कि इनकोडर केबल होती है सर्वो की, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पे माउंट की जाती है। उसके बाद जो मेन आती है, मतलब मेन जंक्शन से जो केबल आती है, उसके बाद कंट्रोलर के लिए जो पावर सप्लाई की केबल है वो भी यहाँ पे माउंट की जाती है। टीच पेंडेंट स्मार्ट पैड जिसे बोलते हैं, उसकी केबल जो है यहीं पे इसी एरिया में माउंट की जाती है, ठीक है। सर्वो की जो पावर केबल होती हैं वो यहाँ पे माउंट की जाती हैं। तो हर तरीके का जो कंट्रोलर से कनेक्शन होता है, या हर तरीके के जो डिवाइस जो भी इंटरफेस होनी है रोबोट के कंट्रोलर से, तो वो इस एरिया में जो है कनेक्शन उसके किए जाते हैं। और ये स्टैंडर्डाइज है, इसको आप रिमाइंड कर सकते हो हमेशा कि कोई भी कनेक्शन अगर आप कंट्रोलर के ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, being an engineer in the field of robotics, or especially in maintenance और इन सिमुलेशन, तो आप अगर सिस्टम सिमुलेट कर रहे हो तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि कोई डिवाइस अगर किसी जगह पे एक कैबिन के अंदर, कंट्रोलर कैबिन के अंदर माउंट है, तो वो क्या है। Remembering the location of that particular device, you can remember the name of the device, and even then you can remember the function of that particular device, कि यहाँ पे जो है क्या चीज लगाई जाती है कंट्रोलर में। तो इस तरीके से
आप इसको रिमाइंड कर सकते हो। 14वें नंबर का जो पॉइंट है दैट इज टीच पेंडेंट स्मार्ट पैड, ऑब्वियसली जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा हमारा। ये रोबोट को टीचिंग प्रोग्रामिंग के लिए टीचिंग करने के काम आता है। एक टाइप का जो है टच स्क्रीन डिवाइस होता है। कई रोबोट मेक्स में, कई में सिंपली जो है की से ऑपरेटेड होता है और कई में टच स्क्रीन होता है। तो जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं तो नए नए टाइप के स्मार्ट पैड और टीच पेंडेंट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। तो उसी में से एक ही आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और ओरिजिनल वाला भी मैं आपको दिखा के उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। सो देन वी हैव द बैक एंड ऑफ द कंट्रोलर। आई गेस आपको अगर कोई क्वेरी है यहाँ पे, सो यू कैन आस्क मी इफ एनीवन हैज अ क्वेरी, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट इट। कैबिनेट कंट्रोल यूनिट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी किसी भी टाइप के जो सिग्नल्स हैं, चाहे वो पावर सिग्नल हो या फिर वो डेटा सिग्नल हो, जैसे डिजिटल सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, तो वो सीसीयू से होकर ही गुजरते हैं। या जैसे कि रोबोट से सिग्नल आ रहे हैं तो वो पहले सीसीयू में आएंगे और उसके बाद उसके पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचा दिए जाएंगे। जैसे कन्वर्जन होता है सिग्नल का, कि अगर रोबोट से डिजिटल आ रहा है और सपोज कि कंट्रोलर को वो एनालॉग में चाहिए होता है तो सीसीयू से होकर गुजरेगा और वहां पे उसकी कन्वर्जन होगी। तो इस तरीके से ये सीसीयू काम करता है, कैबिनेट कंट्रोल यूनिट। इज इट क्लियर? Okay. Then in back end, these are more of the mechanical devices. Heat sink, जो कि कंट्रोलर के अंदर अगर जो ड्राइव्स की जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसिंग, उसकी जो हीट है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, स्पेशली फॉर द ड्राइव कंट्रोलर्स, क्योंकि ये उन्हीं के लोकेशन के बिल्कुल बैक एंड पे लगा होता है। ब्रेक रेजिस्टर्स, ये जो है सर्वो ब्रेकिंग के टाइम पे काम आते हैं। जो सर्वो में ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं कि कब उनको रेजिस्ट करना है और कब उनको जो है ऑपरेट करना है। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर 3rd नंबर की मार्किंग है। ये जो है साइड से जो पावर सप्लाई यहाँ पे लगी होती है मेंस फिल्टर के ऊपर, वहां से जो है हीट एलिमिनेशन का काम करता है। एक्सटर्नल फैन जो है ऑफ कोर्स नीचे कैबिनेट कंट्रोल यूनिट के पास, और जहां से मेन इंटरफेसिंग होती है कंट्रोलर की, वहां से जो है एग्जॉस्ट का काम करता है ये एक्सटर्नल फैन। और उसके बाद लो वोल्टेज पावर सप्लाई यूनिट जो है 5th नंबर पे। ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई यूनिट बेसिकली जो है सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड और इन सब के लिए विद इन द कंट्रोलर प्रोवाइड करवाती है। जिस जिसको भी लो वोल्टेज पावर सप्लाई चाहिए होती है तो वहां पे ये सप्लाई प्रोवाइड करवाती है मेंस व्हाइल रिसीविंग द पावर सप्लाई फ्रॉम मेंस। तो उसकी जो माउंटिंग होती है वो कंट्रोलर के इस साइड में की जाती है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोलर। मैं आपको इसकी ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो इमेज है, नाउ यू कैन सी, ये क्लियरली विजिबल है ना सबको? Yes, sir. Okay, so this is the image of ओरिजिनल कंट्रोलर, कि एक ओरिजिनल कंट्रोलर जो है वो कैसा दिखाई देता है कैबिनेट के अंदर से। और ये साइड में जो है अभी हमने जिस चीज के बारे में बात की वो सब जो है इसके अंदर माउंट किया गया है आपके सामने। तो हम अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं कंट्रोलर के अंदर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम सर्वो से स्टार्ट करेंगे। So, can anyone tell me what is a servo motor? I hope that everyone knows about it. Keeping in mind that you are all from electronics and electrical background. Anyone, please? Sir, it is basically motor plus encoder. Just a minute. Let me see who is speaking. हाँ जी, बताइए। हाँ सर, basically just भानु motor plus encoder. is a servo motor. Yes sir. Okay. हाँ जी, कुछ इसी तरीके का है जो आपने बताया। बेसिकली सर्वो मोटर इज एक्चुएटर जो कि हमें
प्रोवाइड कराती है प्रिसाइज डेटा किसी भी अगर ये डिजाइन में या किसी ऑब्जेक्ट में माउंट की जाए, प्रिसाइज डेटा प्रोवाइड कराती है हमें उसके डिग्रीज ऑफ रोटेशन का, उसके टोटल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जिसे कह सकते हैं, ठीक है, और उसकी पोजीशन का, एक्चुअली 3D स्पेस में जो उसकी पोजीशन होगी उसका हमें डेटा प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली सर्वो मोटर इज अ डिवाइस which allows us for precise control of angular or linear position, velocity and acceleration. हमें रोबोटिक आर्म जो हम मूव करा रहे हैं स्मार्ट पैड पे, हमारे डिस्प्ले पे सामने हमें नजर आता है कि हमने इस पोजीशन से इस दूसरी पोजीशन तक जो है 150 mm का टोटल पाथ ट्रेवल किया है, जिसके अंदर डिग्रीज ऑफ रोटेशन जो है वो 60 डिग्री आ गया। तो हम ये सब कैसे पता चलता है? दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वो मोटर। और इसके साथ जो है सर्वो मोटर के साथ इनकोडर डिवाइस जो है माउंट होती है, इनकोडर होता है जो इसके साथ असेंबल किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। वो हमें जो है मोटर की रोटेशन से डेटा लेके उनको उसकी कन्वर्जन के बाद हमें जो है ये डेटा प्रोवाइड कराता है कि हाउ एग्जैक्टली द सर्वो मोटर हैज रोटेटेड, और कितना जो है उसकी रोटेशन के बाद रोबोट में डेविएशन आया है। सो दैट इज हाउ अ सर्वो मोटर वर्क्स एंड दैट इज व्हाट अ सर्वो मोटर एग्जैक्टली इज। ये जो है बेसिकली रोबोट का, ये कह सकते हो आपकी उसका पूरा एक मोशन सोर्स है। रोबोट इसके बगैर जो है बिल्ड नहीं किया जा सकता अनलेस और अनटिल यू हैव समथिंग बेटर देन सर्वो मोटर। सो बेसिकली जितनी सर्वो मोटर्स एक रोबोट में होती हैं उतने ही नंबर ऑफ एक्सिस एक रोबोट के बोले जाते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर इमेज, यहाँ पे आपको सर्वो मोटर दिखाई दे रही हैं। ये दिखाई दो दे रही है, मैंने मार्किंग की है जस्ट टू शो केस दैट व्हाट इज सर्वो मोटर एंड वेयर इट इज माउंटेड इन एनी मैनिपुलेटर। बट इसमें जो है 6 सर्वो मोटर लगी होती हैं और 6 की 6 सर्वो मोटर जो है अलग अलग एक्सिस को डिनोट करती हैं। सो दैट मींस इफ अ मैनिपुलेटर इज हैविंग 6 सर्वो मोटर, इट इज हैविंग 6 एक्सिस। ओके, और ये इसका जो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है एक सर्वो मोटर का। दैट इज हाउ अ सर्वो मोटर वर्क्स। हम जो है जो ड्राइव कंट्रोलर लगे होते हैं, सर्वो ड्राइव्स जो हमारे पास होती हैं कंट्रोलर में, उसके थ्रू जो है पल्स जनरेशन करते हैं। और वो पल्स जनरेशन जो है वो एक रिजल्टेंट के रूप में जो है हमें मोशन प्रोवाइड करती है। और जो पल्स जनरेट होती हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है आपको इमेज में। तो सर्वो मोटर बेसिकली ये 3 पल्स पे काम करती है, दैट इज मिनिमम पल्स, न्यूट्रल पल्स एंड मैक्सिमम पल्स। तो मिनिमम पल्स जो है वो 1 मिलीसेकंड के लिए होता है। इसको आप कह सकते हो कि कोई काम नहीं होता, मतलब 1 मिलीसेकंड की पल्स अगर आप दोगे, सो सर्वो मोटर जो है एज यू कैन सी इन द इमेज इट शोज 0 डिग्रीज, दैट मींस कि वो रोटेट नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम पल्स। कुछ ना कुछ रोटेशन के लिए सर्वो को मोर देन 1 मिलीसेकंड की पल्स चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पल्स, जिसमें वो 90 डिग्रीज की रोटेशन कर लेती है, मतलब 0 से 90 डिग्री तक वो रोटेट कर जाती है। एंड व्हेन वी गिव इट अ मैक्सिमम पल्स दैट इज 2 मिलीसेकंड, तो एक सर्वो जो है 180 डिग्रीज रोटेट करती है। So this is how the pulse width modulation system works in servo motor. 1 millisecond की pulse, that means servo rotates 0 degrees. 1.5 millisecond, it will rotate 90 degree. And if we give it a pulse of 2 millisecond, it will rotate 180 degrees. Okay? तो इस तरीके से जो है सर्वो मोटर की रोटेशंस काम करती हैं। और हम जब किसी मोशन में किसी लोकेशन की अगर बात करते हैं ना, कि रोबोट की आर्म मूव होके एक जगह से दूसरी जगह गई, तो 3D स्पेस में हमें उसका एग्जैक्ट डेटा कैसे मिल रहा है, तो वो हम पल्सेस के थ्रू करते हैं, या पल्स जनरेट होती हैं, सर्वो को पल्स मिलती है, और ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है कि इसको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही इसको जो है मतलब विदाउट एनी यूनिक टेक्नोलॉजी हम इसको जो है मेजर भी नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू द पल्स सर्वो एक्ट करती है, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही सर्वो एक्ट करेगी, रोटेशन में आएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेटर को, रोबोटिक आर्म को मूवमेंट मिलेगी। और वो जब मूवमेंट मिलती है तो जैसे ही सर्वो ने रोटेशन किया, उसके बाद जो है उसकी रोटेशन के साथ ही उसकी रोटेटिंग शाफ्ट के साथ ही इनकोडर जो है माउंट किया जाता है। वैसे इनकोडर थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, आज के टाइम में इनकोडर को किसी और चीज ने रिप्लेस कर लिया, दैट इज कॉल्ड आरडीसी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे ही सर्वो की शाफ्ट के साथ जो इनकोडर माउंट रहता है,
उसकी रोटेशंस के साथ जो है इनकोडर का जो ओपेक और ट्रांसपेरेंट ट्रैक होता है, वहां से लेजर जो पास हो रही, एक लेजर होती है जो पास होती है, और उसके बाद जो है एज पर द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द लेजर इनकोडर कुछ डेटा जनरेट करता है, और वो डेटा को जो है बाइनरी फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में कंट्रोलर को भेजता है, और वहां से वो बाइनरी फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म रिवर्स होके हमें डिजिटल फॉर्म में, यानी कि हमें नंबर्स के रूप में, डिजिट्स के रूप में अपने स्मार्ट पैड स्क्रीन पे दिखाई देते हैं. सो दिस इज हाउ the complex works goes in between the robotic system in robotic arm and controller. क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ हो जाता है इसके अंदर, तो इसको समझने के लिए हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम अपने सेशंस में आगे बढ़ेंगे. Let's have a look how a servo motor rotates and how it works in the rotation of axis in manipulator arm. As you can see, जो बैक एंड पे सर्वो है उसकी वजह से ये एक्सिस रोटेट कर रही है. अब यहाँ पे रिस्ट की जो पोजीशन है जहाँ पे टूल लगा है वहां किस तरीके से मूवमेंट आती है ये आप इस सर्वो की रोटेशन से देखोगे, और किस तरीके से एक सर्वो जो है रिडक्शन गियर असेंबली के साथ, ये देखिए ये गियर असेंबली के साथ अब ये मार्किंग इन्होंने की है, तो कितनी रोटेशंस पे टूल जो है, मतलब कितनी सर्वो रोटेशन पे वो कितना बेंड हो रही है, इस तरीके से ये जो है अभी इसके काइनेमेटिक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एंगल उसे प्राप्त हो रहा है कितनी रोटेशन के बाद. This is how a servo motor rotates in between the manipulator assembly, and these are the reduction gear assembly as you can see on your screen. अब इसने बॉटम बेल्ट जो है डाउन साइड की बेल्ट पे वहां पे मार्किंग की है, और दोनों मार्किंग के हिसाब से इट इज जस्ट दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि किस तरीके से जो है कितनी रोटेशंस पे कितने डिग्री का डेविएशन आर्म में हमें एग्जैक्टली मिल रहा है. While we have assembled the reduction gear assembly with our servo motor. So this is how a servo motor works in a manipulator. Any questions? हाँ जी, कोई सवाल किसी का? See, if you have any questions, you can ask me, and if you don't have any question, you can simply say that, sir, please proceed further. We don't have any doubts right now. But you have to respond. No doubts. Let me ask you one more time. Do you have any doubts, or we can proceed further? Sir, we have no doubt. Okay. As I am going a bit faster, just because to cover your, okay, thank you. Just because to cover your this basic introduction with robotics, and after that we'll be going through the teaching process. That's why I'm just taking you with a brief introduction about all these things. So just keep telling me in between. If you have any doubts, you can ask me. Okay, so after we know how a servo motor is assembled in robotic arm and how it works, so now we see that there are two types of servo motors that's generally used in industrial robotic applications or industrial robotic arms. पहले टाइप की सर्वो मोटर है लीनियर सर्वो मोटर, और दूसरी है रोटरी सर्वो मोटर. तो बेसिकली जहां पर हम वर्टिकली आर्टिकुलेटेड टाइप ऑफ रोबोट्स की बात करते हैं, जिसको हम 6 एक्सिस रोबोट, जो कि अभी हमने देखा स्क्रीन पे, ये इस टाइप के रोबोट्स जो हैं रोटरी सर्वो मोटर से ऑपरेट होते हैं. और जहां पे हम अलग अलग टाइप के रोबोट्स की बात करते हैं, जैसे स्कारा रोबोट हो गया, और या फिर कार्टेशियन टाइप रोबोट हो गया, या फिर डेल्टा टाइप रोबोट हो गया, तो उन टाइप के रोबोट्स में जो है लीनियर टाइप सर्वो मोटर यूज की जाती है, क्योंकि उनमें सिर्फ हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए होता है, उसमें हमें रोटेशन नहीं चाहिए होता है. ठीक है,
तो इसीलिए हम 2 टाइप के सर्वो मोटर यूज करते हैं। वो टाइप ऑफ रोबोट्स के भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप के रोबोट्स होते हैं आने वाले सेशंस में। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। दीज आर द बेसिक, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ सर्वो मोटर। और ये इसके जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं एक सर्वो मोटर के। इनकोडर केबल, मोटर केबल, rotor, shaft, bearing, winding, and stator. I hope all of you guys are aware of these components. आप सभी लोग जानते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में? Yes, sir. सभी लोगों को नहीं पता? ओके, चलिए कोई बात नहीं। इनकोडर जो होता है ये सर्वो मोटर के बैक एंड पे सर्वो मोटर की जो रोटेटिंग शाफ्ट होती है, बेसिकली एक मोटर है तो इसकी रोटेटिंग शाफ्ट पे जो है ये माउंट होता है, ठीक है, उसके साथ असेंबल होता है। और जैसे सर्वो मोटर रोटेट करती है वैसे ही इनकोडर के अंदर जो है मैकेनिकल पार्ट होते हैं जिन्हें डिस्क बोलते हैं, वो डिस्क रोटेट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। तो ये तो हो गया इनकोडर पार्ट जो कि इसके बैक एंड पे असेंबल किया जाता है। उसके साथ इनकोडर केबल लगाई जाती है, क्योंकि ये जो मोटर केबल है पावर का काम ये मोटर केबल ही करती है। इनकोडर केबल बेसिकली सिर्फ ये एक तरीके की डेटा केबल होती है जो डेटा प्रोवाइड कराती है। ओके, उसके बाद जो है मोटर की शाफ्ट, जो रोटेटिंग शाफ्ट है, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये रोटर लगा हुआ है। ये एक तरीके से एक परमानेंट मैग्नेट टाइप होता है। जो रोटर होता है ये परमानेंट मैग्नेट होता है। जब वाइंडिंग्स के अंदर जो है करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो ड्यू टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये शाफ्ट जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू दी अपोजिंग ऑफ पोल्स। क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है और जो पोल, जो ये साइड की जो वाइंडिंग है ये एक मैग्नेटिक पोल की तरह ही काम करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराया जाता है। एंड ड्यू टू दैट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये शाफ्ट जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और ये शाफ्ट है रोटर शाफ्ट, जो कि आप देख सकते हो इसका एक एंड बाहर की साइड निकला होता है सर्वो से। बीरिंग असेंबली to guide the shaft and to provide smoothness in rotating windings, copper winding। और ये स्टेटर जो है ये एक फिक्स्ड पार्ट होता है जिसके ऊपर जो है वाइंडिंग्स लगी होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्वो मोटर। ये बेसिकली एक मोटर ही है जो नॉर्मल मोटर होती है, बिल्कुल वही फीचर्स हैं, वही चीज है। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि हमें इसकी रोटेशन का ना डेटा मिल जाता है कि कितना डिग्री रोटेट हुई है। और उस रोटेशन, इसकी रोटेशनल पावर को, इसकी रोटेशनल फोर्स को विद रिडक्शन गियर असेंबली हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको साइड बाय साइड मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और तब उस मोशन कन्वर्जन से जो हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने का जो पाथ मिलता है, उस पाथ का डेटा हम जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रोबोट कितना जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना उसने ट्रेवल किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनकोडर असेंबली बिहाइंड द सर्वो मोटर। ओके, now you can see this is a conventional modular joint assembly। एक जॉइंट को कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट बोलते हैं, जो रोबोट की एक आर्म पे या तो शोल्डर की जो जगह जहाँ पे शोल्डर का पार्ट होता है वहां पे भी कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट होता है। एल्बो का जो पॉइंट होता है वो उस जॉइंट को भी कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट बोलते हैं। यानी कि एक जॉइंट जो कि दो लिंक को जो दो लिंक से कनेक्टेड है और वहां पे उसकी असेंबली, टोटल असेंबली, जहाँ पे हार्मोनिक ड्राइव, ये आप इमेज में देख सकते हो। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू दिस। हार्मोनिक ड्राइव, द फर्स्ट नंबर येलोविश पार्ट यू कैन सी, उसके बाद गियर हेड, देन मोटर एंड देन इनकोडर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? जो सर्वो मोटर है उसकी शाफ्ट जो है वो रिडक्शन गियर असेंबली से देखिए माउंट की गई है, यानी कि उसके ऊपर ये जो हार्मोनिक ड्राइव है ये सब रिडक्शन गियर असेंबली, ये रिडक्शन गियर असेंबली का पार्ट है जो कि सर्वो मोटर से कनेक्ट किया गया है। और सर्वो मोटर जो है वो
गियर हेड से कनेक्ट की गई है, यानी कि इसकी शाफ्ट के ऊपर पहले एक गियर असेंबल किया जाता है, गियर माउंट किया जाता है और उस गियर के हेड को रिडक्शन गियर असेंबली से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद सर्वो के बैक एंड पे जो है इनकोडर को माउंट किया जाता है सो एज टू गेट द एग्जैक्ट डेटा ऑफ इट्स रोटेशन। तो ये एक कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट की असेंबली होती है जो कि रोबोटिक आर्म में लगी होती है। तो पूरा यानी कि इनकोडर, मोटर, गियर हेड एंड हार्मोनिक ड्राइव्स, ये सब मिलकर एक CMJ बनाते हैं, कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट, एक रोबोटिक आर्म में। Here is a question: how many the conventional modular joint will be there if a robot is having 8 axis? Can anybody tell me? 8 एक्सिस का अगर कोई रोबोट है तो कितने कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट होंगे वहां पे? ओके, डोंट गो फार। 4 एक्सिस के रोबोट में कितने? हेलो, यस यस, टेल मी, I couldn't hear you. सर 80 होंगे सर। 8 होंगे, ओके। और 4 एक्सिस के रोबोट में कितने कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट होंगे? 8 ओके, अब आई गॉट योर आंसर, दैट इज 8 for 8 axis. 4 सर। ओके, 4। यस, तो जितनी एक रोबोट में एक्सिस होती हैं उतने ही उसके अंदर कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जितनी एक रोबोट में एक्सिस होंगी उतने ही उसके अंदर कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट होंगे। Let me show you a video. This is the assembly of servo motor. सर्वो मोटर के बेसिक असेंबली का आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से असेंबल की जाती है। This is the potentiometer. So now you see, after servo, this is the gear mounting. और ये हो गई टोटल गियर असेंबली। तो इस तरीके से जो है एक सर्वो मोटर की असेंबली एक रोबोट में काम करती है। ओके, सो दिस इज इनकोडर। हमने कन्वेंशनल मॉड्यूलर जॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया और अब हम बात करेंगे इनकोडर की। एक इनकोडर जो है किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से काम करता है, सॉरी, कर सकता है नहीं, वो तो करता ही ऑब्वियसली। तो प्रिंसिपल जो है एक इनकोडर का वो ये है कि इसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है और एक जो है पेयर सेंसर का होता है, जो फोटो डायोड्स होते हैं। और जो लाइट सोर्स होता है वो डिस्क की एक साइड में होता है और जो सेंसर होते हैं वो डिस्क की दूसरी, रोटेटिंग डिस्क की दूसरी साइड में होते हैं। तो जब सर्वो की शाफ्ट रोटेट करती है उसके साथ ही ये इनकोडर की शाफ्ट रोटेट करेगी और उसके साथ ही जो ये मैकेनिकल डिस्क्स हैं ये भी रोटेट करती हैं।
तो इसमें इसके जो ट्रैक होता है, इस ट्रैक पे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ओपेक पार्ट और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक पार्ट जो होता है जो सॉलिड रहता है, और ट्रांसपेरेंट होता है वहां से कटिंग की होती है, उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो ये रोटेटिंग डिस्क है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करती है तो बीच में कुछ मिलीसेकंड्स के, मतलब उस मिलीसेकंड से भी कम टाइम के लिए लाइट जो है सोर्स से जो सेंसर्स पे जा रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, उसके बाद फिर पड़ती है, फिर ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो जो ये लाइट का डेटा होता है जो फोटो डायोड्स कवर करते हैं कि कब कब वो लाइट उनको मिली और ये कब कब वो लाइट मिली, तो उससे जो है ये फोटो डायोड सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये सिग्नल जो है एम्पलीफाई होके आउटपुट के तौर पे इनकोडर में जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगी होती है वहां पे जाता है। उस चिप से ये रेक्टिफाई होता है, और उस चिप से रेक्टिफाई होने के बाद ये डिजिटल फॉर्म में जो है कंट्रोलर को भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से एक लाइट सोर्स से जो फोटो डायोड को जो सिग्नल मिला, उस और फोटो डायोड्स ने जो सिग्नल जो उनको डेटा मिला और उसको एक सिग्नल के फॉर्म में भेजा उस इंटीग्रेटेड सर्किट को, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको आगे और एम्पलीफाई करके डिजिटल फॉर्म में कंट्रोलर को सेंड कर देता है। इस तरीके से एक इनकोडर काम करता है। अब एक इनकोडर के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक होता है और एक ही डिस्क होती है, इसके अंदर काफी सारी डिस्क होती हैं, उसमें जो है अलग अलग टाइप के स्लॉट्स कटे होते हैं। तो एक इनकोडर कितना प्रिसाइज होगा ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स उसकी डिस्क पे बने हुए हैं। अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स कम है तो मतलब कि इनकोडर उतना ही कम प्रिसाइज है, यानी कि वो उतना ही कम एक्यूरेट डेटा देगा। अगर ट्रैक्स उसके जो डिस्क है उसके ऊपर ट्रैक काफी सारे हैं, और जो कटिंग है स्लॉट्स की वो 2 स्क्वायर्स में हुई है, 2⁻², 2⁻3, 2⁻4, यानी कि पहले ट्रैक पे 4 स्लॉट, अगले ट्रैक पे 8 स्लॉट, अगले ट्रैक पे 16 स्लॉट, फिर 64 स्लॉट। तो इस तरीके से तो ये उसकी फाइननेस, उसकी प्रिसाइजनेस डिसाइड करते हैं कि इनकोडर जो है कितना ज्यादा प्रिसाइज है। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स पे उसकी प्रिसाइजनेस जो है डिपेंड करती है। तो सिंपली अब अगर हम प्रिसाइज इनकोडर खरीदेंगे तो वो थोड़े से एज कंपेयर टू दी अदर इनकोडर्स वो थोड़े महंगे आते हैं, और कम ट्रैक वाले इनकोडर जो है वो सस्ते आते हैं। So this now you see how an encoder works, and we will see the assembly of an encoder. अब आप देखोगे कि किस तरीके से एक एब्सोल्यूट इनकोडर जो है ये एक लीनियर टाइप की सर्वो मोटर है, एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक फोटो सोर्स है, एक लाइट सोर्स है, और दूसरी तरफ फोटो डायोड लगे हुए हैं, और ये इसका ट्रैक है, डिस्क है जो रोटरी डिस्क है, और इसके ऊपर ये अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं। ये सिग्नल कंडीशनर वो चिप है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां से जो है फोटो डिटेक्टर जहां पे अपना डेटा या सिग्नल को भेजते हैं फर्दर सिंथेसाइज करने के लिए। ये ओपेक पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, एज आई हैव टोल्ड यू, इनकोडर डिस्क में। और ये इन्होंने नंबर ऑफ ट्रैक्स दिखाए हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है वैसे वैसे जो है वो एक डेटा बाइनरी फॉर्म में जो है क्रिएट करेगा। अब कैसे करेगा वो अभी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे जैसे ट्रैक रोटेट हो रहा है, एज द ट्रैक रोटेट्स द गैदरिंग ऑफ लाइट सिग्नल इज डिसरप्टेड। Hexadecimal, binary form and gray code, these are the different type of forms in which the encoder gives the data। और इसकी एक जो है एक रोटेशन इनकोडर की 22.5 डिग्री पे होती है।
तो देखिए अगर वहां पे एक लाइट मिली उसी हिसाब से जो है एज पर ट्रैक सब पे मिलेगी तो 111, जिस ट्रैक पे जितने ट्रैक हैं उसी हिसाब से जो बाइनरी आउटपुट है इनकोडर देता है, और उसी बाइनरी आउटपुट के हिसाब से जो है सिग्नल्स को उसी बाइनरी के डेटा को कन्वर्ट करके कंट्रोलर हमें स्मार्ट पैड पे डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, यानी कि रोटेशन दिखाएगा 273.5, 360, 285.8, 120.4, तो उसी तरीके से जो है हमें डिग्री ऑफ रोटेशन और टोटल डिस्प्लेसमेंट का डेटा मिलता है बाइनरी फॉर्म की कन्वर्जन के बाद। नाउ यू सी कितना प्रिसाइजली और कितना जल्दी जल्दी ये सब जो है कैलकुलेट होता है रोबोट की इंटरनल मेमोरी में। दिस इज हाउ an encoder works. So is it clear to everyone? अभी ये चीज आपको समझ आ गई कि एक सर्वो और इनकोडर किस तरीके से रोबोट में काम करते हैं? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए अब हम कंट्रोलर के कंपोनेंट्स की थोड़ी बात करेंगे। सो कंट्रोलर बेसिकली इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ द रोबोट, क्योंकि कंट्रोलर के बगैर तो कोई भी सिस्टम है, रोबोट ही नहीं, सीएनसी है, कोई भी मशीन है, तो कंट्रोलर के बगैर तो जो है चला पाना नामुमकिन है। अब कंट्रोलर इनबिल्ट हो या कंट्रोलर एक्सटर्नली आपने डिजाइन किया हो, बनाया हो, बट कंट्रोलर इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ सिस्टम टू ऑपरेट, टू वर्क अपॉन एनी इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोलर बेसिकली जो है इंडस्ट्री में होते तो वैसे ये अलग अलग टाइप के हैं, बट अकॉर्डिंग टू डिजाइन कंट्रोलर जो है कॉम्पैक्ट टाइप के आते हैं और नॉर्मल टाइप के आते हैं। वैसे लार्ज कंट्रोलर भी आते हैं जिसके अंदर जो है डिवाइस जो ड्राइव्स होती हैं, सर्वो ड्राइव्स, वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट लगी होती हैं। बट दीज आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, कॉम्पैक्ट टाइप कंट्रोलर, नॉर्मल टाइप कंट्रोलर। सो कॉम्पैक्ट टाइप नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें हार्डवेयर जो है बहुत कम है, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, मतलब वो एक मदरबोर्ड टाइप का जो है पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, और कुछ भी हार्डवेयर नहीं है, सब कुछ जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जिसे बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी अब हाई हो चुकी है कि चिप का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पहले तो चीजें हार्डवेयर से चिप फॉर्म में आई और अब उस चिप का साइज भी बहुत छोटा होता जा रहा है। तो उसी का एक रिजल्ट है ये, उसी का एक एग्जांपल है ये कॉम्पैक्ट टाइप कंट्रोलर। अब डिफरेंस तो ये है कि एक तो हार्डवेयर एलिमिनेशन हो गया, स्पेस का जो है काफी कम रिक्वायरमेंट है। ये नॉर्मल कंट्रोलर और एक्स्ट्रा लार्ज कंट्रोलर जो होते हैं ये काफी स्पेशियस होते हैं, इनको काफी स्पेस चाहिए होता है सॉरी रखने के लिए, तो रोबोटिक सेल को उसी तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। बट कॉम्पैक्ट टाइप कंट्रोलर में स्पेस की उतनी दिक्कत नहीं होती है, इनको आप कहीं भी आराम से, अटैची सी तो है, कहीं पे भी रख के आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा, लाइट वेट होते हैं, इजी टू हैंडल, इजी टू ट्रांसपोर्ट। सो काफी सारे फीचर्स हैं, बट नुकसान सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा वो ये है और जो कि काफी रिकॉग्नाइजेबल है, जो इंडस्ट्रीज जो हैं जिसको काफी ज्यादा देखती हैं, वो ये है कि अगर कोई भी मामूली सी दिक्कत होती है तो इसके अंदर कंपोनेंट रिप्लेस नहीं होता, पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस होता है, और जो कि ऑलमोस्ट कॉस्टली होता है एज ए कंट्रोलर। कि मतलब आपने कोई कॉम्पैक्ट टाइप कंट्रोलर नया खरीदा है और कोई दिक्कत आने के बाद आप उसका मदरबोर्ड रिप्लेस करा रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट कुछ परसेंटेज कम होगा, बट ऑलमोस्ट उसी कॉस्ट में पड़ेगा। तो इंडस्ट्रीज जो है बार बार इस टाइप के नुकसान को जो है बेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सब में फिर भी थोड़ा जो है 5S काइजन पोकायोकेस का जो है सिस्टम रहता है, यानी कि थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता है। बट हैवी इंजीनियरिंग में, शीट मेटल इंडस्ट्री में, वहां पे जो है काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता शॉप फ्लोर पे, एसी नहीं होता है, कैबिन नहीं होते हैं बिल्कुल, ये रोबोट और जो कंट्रोलर हैं ये लाइन पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं और ओपन रहते हैं, तो डस्ट आती है और हीट होती है, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है कंट्रोलर के खराब होने का खतरा रहता है अगर वो कॉम्पैक्ट टाइप कंट्रोलर है। नॉर्मल टाइप कंट्रोलर में चीजें जो है थोड़ी ज्यादा बेरेबल होती, मतलब थोड़ी ज्यादा जो है उनकी कैपेसिटी अच्छी होती है इन कंडीशंस को झेलने की, वो बेरेबल होती हैं ऐसी कंडीशंस के को। तो इसीलिए जो है नॉर्मल टाइप कंट्रोलर या फिर एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा लार्ज टाइप कंट्रोलर जो है प्रेफर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, कॉम्पैक्ट टाइप कंट्रोलर जो है बेसिकली R&D पर्पस के लिए रखे जाते हैं, या फिर ऐसे ऑफिसेज में, ऐसे कैबिन में जहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग का काम होना हो, बाकी शॉप फ्लोर के लिए बेसिकली नॉर्मल टाइप कंट्रोलर यूज किए जाते हैं। तो रोबोट कंट्रोलर का काम होता है सिग्नल्स को रोबोट तक पहुंचाना, और रोबोट के सिग्नल्स को हम तक पहुंचाना, कि किस तरीके से रोबोट जो है काम करेगा, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस पे वो किस तरीके से एक्ट करेगा। कंट्रोलर का ये काम होता है रोबोट को दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, यानी कि हमारी लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और जो मशीन लैंग्वेज है, जो मशीन का डेटा है, वो हमारी समझ में आ जाए, वो उसको इस तरीके से इस फॉर्म में हमारे सामने थ्रू अवर HMI, थ्रू स्मार्ट पैड, थ्रू टीच पेंडेंट जो है हमारे सामने डिस्प्ले करता है। सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ अ कंट्रोलर। और कंट्रोलर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आप की पॉइंट है बहुत अच्छा, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो कंट्रोलर के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें है मोशन कंट्रोल, फोर्स कंट्रोल, इम्पीडेंस कंट्रोल एंड हाइब्रिड मोशन फोर्स कंट्रोल। तो कंट्रोलर के ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बिहाफ पे जो है हमें अभी तक ऐसा कुछ सिस्टम नहीं मिला है जो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर दे, और एक रोबोट सिस्टम ऐसा तैयार करने में मदद करे जो कि इनबिल्ट कंट्रोलर से बना हो। जैसे आप लोग देखते हो, अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड की या फिक्शन, हम अपने अगर इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करें, जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं, कोई भी रोबोटिक सूट है या किसी भी तरीके की रोबोटिक डिवाइस है, वो बहुत आसानी से दूर दूर के एरिया में जाकर काम कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे टास्क कर सकते हैं जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हायर मैट्रिसेस कैलकुलेशन चाहिए होता है, बहुत ही हायर जो है डायनेमिक मॉडलिंग चाहिए होती है। तो इस टाइप की डिवाइसेस जो हैं करंटली रियल वर्ल्ड में अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो बहुत ही हैवी कंट्रोलर से कंट्रोल किए जाते हैं, और वो हैवी कंट्रोलर जो है डेफिनेटली सिस्टम इनबिल्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक रोबोटिक डिवाइस की जो है एक लिमिट होती है, उसका एक पेलोड कैपेसिटी होती है। तो उसी के हिसाब से ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो कंट्रोलर फुलफिल करता है, वही कंट्रोलर जो है इंडस्ट्रीज में या फिर कमर्शियल वर्ल्ड में अडॉप्ट किया जाता है। और इसको फुलफिल करने के लिए फिलहाल तक की जो है ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो विद इन द रोबोटिक सिस्टम जो है ये सारी चीजों को दे, वो भी बिना ज्यादा हार्डवेयर सेटअप के। ठीक है, तो मोशन कंट्रोल हो गया जो कि कंट्रोलर करता है, उसके बाद फोर्स कंट्रोल हो गया कि कितना फोर्स जो है रोबोटिक आर्म जनरेट कर सकती है, कितना टॉर्क जनरेट कर सकती है। इम्पीडेंस कंट्रोल मींस के अगर हम किसी चीज को मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और जैसे प्लास्टिक का अगर मैं एग्जांपल लूं, रबड़ की मोटी रोड है, अगर हम उसको बेंड करते हैं तो वो एकदम से एकदम झटके से जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी। बट इम्पीडेंस कंट्रोल में आता है कि वो एकदम से जर्क देके एकदम से झटके से अपनी पोजीशन पे वापस ना जाए, बल्कि वो धीरे अपनी पोजीशन पे वापस तो जाए, बट बहुत ही धीरे धीरे, ताकि उसमें किसी तरीके का जर्क पैदा ना हो, किसी तरीके का झटका उसको ना लगे। तो इस तरीके का इम्पीडेंस कंट्रोल जो है कंट्रोलर के थ्रू किया जाता है। और इसका मैं आपको एक सटल एग्जांपल देता हूँ। यूनिवर्सल रोबोट्स के आप एक बार सर्च करके देखना। लेट मी शो यू इफ आई हैव अ वीडियो ऑफ इट। I'll just try to show you impedance control. Yes. In this video, you will see how the impedance control is done. Is it visible to everyone? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ये स्पाई करके जो रोबोटिक
मैन्युफैक्चरर हैं जो कि R&D में काम करते हैं। अभी आपको इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि इम्पीडेंस कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। ये देखिए, ये अभी इन्होंने इसकी पोजीशन को जो है, इसकी आर्म को ये डिस्प्लेस कर रहे थे और जब ये वापस आई तो जर्क दिया और अपनी जगह पे स्टेबल होके नहीं आई। नाउ यू विल सी, अब ये जो है स्टिफनेस हो गई जॉइंट के अंदर, कि मतलब आप वो इतना रिजिड हो गया कि आप उसको हिला नहीं पाओगे, उसको आसानी से जो है मूव नहीं करा पाओगे, जस्ट एज अ मेटेलिक पीस को हम इतनी आसानी से हिला नहीं पाते। बट इम्पीडेंस कंट्रोल जो है ये होता है। अब इसको उसकी लोअर स्टिफनेस साइड पे कर दिया, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी भी नहीं थी कि वो, या प्लास्टिसिटी उसकी जो है प्रॉपर्टी कि वो जर्क दे, अपनी जगह पे वो वापिस आया बड़े आराम से और स्पीड को कंट्रोल करते हुए। और ये हो गया उसका मोशन कंट्रोल, कि अब हम जो मोशन उसको दे रहे हैं बस वही कर रहा है वो, उसके अलावा आगे कहीं भी मूव नहीं कर रहा। सो इस तरीके से ये जो है कंट्रोलर का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करे। सो नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो इम्पीडेंस कंट्रोल मैं बताना चाहता था आप लोगों को, वो क्लियर हुआ? यस सर। ओके, कूल। उसके बाद हाइब्रिड मोशन फोर्स कंट्रोल, दैट इज नथिंग बट द मोशन फोर्स डेटा depending on each other on a similar way, on a similar platform and in a similar application। एक ही जगह पे जब मोशन और फोर्स को लेकर कंट्रोल हम डालते हैं रोबोट की आर्म पे, जैसे अगर हम सपोज कीजिए मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो है उसको फोर्स भी कंट्रोल करना है और अपनी मोशन भी कंट्रोल करनी है, क्योंकि वो मटेरियल को पिक एंड प्लेस का वहाँ पे जो है ऑपरेशन हो रहा है, तो पिक एंड प्लेस करते टाइम पे उसको फोर्स, डेफिनेटली उसको फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ रहा है, ग्रिपर का हो या फिर सर्वो का हो, सर्वो की टॉर्क हो या फिर वो ग्रिपर का फोर्स हो, तो उसको वो अप्लाई करना पड़ रहा है। और दूसरा, जब वो ऑब्जेक्ट को पिक कर ले रहा है, तो पिक करने के बाद उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है रोबोट की आर्म के ऊपर, वो फोर्स है ऑब्जेक्ट के वेट का। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो ग्रिप हुआ है, वो किसी ना किसी तरीके का उसके ऊपर फोर्स डाल रहा है ना, कि वो जोर लगाना पड़ रहा है रोबोट की आर्म को, तो और उसको साथ ही साथ मोशन भी करनी पड़ रही है। तो उस तरीके के कंट्रोल के लिए भी जो है कंट्रोलर जिम्मेवार होता है। उसके लिए भी जो है कंट्रोलर को बनाया जाता है, कि कंट्रोलर की जरूरत हमें यहाँ इसलिए पड़ रही है कि हमें मोशन को कंट्रोल करने के साथ साथ उसका फोर्स कंट्रोल करना पड़ रहा है। सो नाउ यू सी द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्रोलर। अब कंट्रोल पीसी की अगर हम बात करें, जो हमने अभी सारे पार्ट्स जो देखे थे ना, अब हम एक एक करके उन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है। इट इज अ नॉर्मल पीसी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंक्लूडिंग पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हीट सिंक, मेमोरी मॉड्यूल्स, हार्ड ड्राइव, लैन, पीसी फैन, ऑप्शनल मॉड्यूल्स, फील्ड बस, मोड बस, जो भी जो उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पीसी होता है जो कि कंट्रोल पीसी रोबोट के कंट्रोलर में इंस्टॉल किया जाता है। सो नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस इन दिस पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ कंट्रोल पीसी। अब कंट्रोल पीसी के फंक्शन का होता है सिंपली जो एक नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊं, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अगर हम किसी रोबोटिक सेल का या किसी भी मशीन का या किसी भी रोबोट का, किसी भी ऐसी डिवाइस का जो कि एज अ मशीन, एज अ रोबोट काम कर रही है, अगर उसका सिमुलेशन या किसी भी प्रोसेस का सिमुलेशन अगर हम अपने पीसी पे चलाते हैं, तो वो एक सिंपल वे में उसकी पाथ प्लानिंग भी कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, वो हमें ये भी दे रहा है कि कौन सा आपको इक्विपमेंट यूज करना है, वो ऑप्शन देता है कि किस तरीके का आपको कॉन्फ़िगरेशन रखना है सिस्टम का। तो वो सारी चीजें जो है रियल एप्लीकेशन में ऑन शॉप फ्लोर, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल टर्म्स ये पीसी काम करता है, जो कंट्रोलर के अंदर लगा होता है।
ये हर तरीके का उसको डेटा प्रोवाइड कराता है, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करने में मदद करता है कंट्रोलर की और रोबोट की, और हर वो काम करता है जो कि एक रोबोट ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। तो ये उसके बेसिक फंक्शंस हैं। इफ यू वांट देम टू नोट डाउन यू कैन। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हमें, प्रोग्राम क्रिएशन, करेक्शन, आर्काइविंग एंड मेंटेनेंस। डेफिनेटली एक प्रोग्राम को क्रिएट करना वो भी एक कंट्रोल पीसी के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे मेमोरी तो उस कंट्रोल पीसी की है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उनको एडिट कर रहे हैं। कोई भी मेंटेनेंस वर्क है, क्योंकि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस तरीके के काम भी जो है किए जाते हैं। और इसके लिए आजकल एक फीचर है जो रोबोटिक सिस्टम्स में होता है कि एक नंबर डिफाइन होता है रोबोट के आवर्स का, रनिंग आवर्स का। जब रोबोट रनिंग में होता है ना, तो उसके रनिंग आवर्स का एक नंबर डिफाइन होता है कि 10,000 रनिंग आवर्स, या फिर 15,000 रनिंग आवर्स, या फिर 5,000 रनिंग आवर्स। जब वो रनिंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, रनिंग आवर्स ओनली, ऐसा नहीं है कि रोबोट इंस्टॉल हो गया तब से वो काउंट कर लेता है, रनिंग आवर्स। तो जब वो रनिंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक अलार्म जनरेट होता है रोबोटिक सिस्टम में। जब हम स्मार्ट पैड को देखते हैं तो उस पर एक अलार्म दिखा देता है रोबोट के जो मेंटेनेंस का शेड्यूल है वो आ चुका है, और रोबोट की सर्वो की या फिर रोबोट की असेंबली की, या फिर जो है रोबोट के कंट्रोलर की मेंटेनेंस की जानी अब जरूरी है, क्योंकि ये अपने उतने रनिंग आवर्स तक पहुंच चुका है। ओके, सो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें कंट्रोल पीसी के थ्रू की जाती हैं। देन वी हैव द कैबिनेट कंट्रोल यूनिट। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस है, किसी भी तरीके का जो है सिग्नल है, किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेस है, तो वो सब जो है कैबिनेट कंट्रोल यूनिट से होके गुजरता है। इसमें जो है एक पावर मैनेजमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, और एक कैबिनेट इंटरफेस बोर्ड होता है। तो पावर मैनेजमेंट बोर्ड क्या करता है काम, वो पावर सिग्नल्स के लिए जिम्मेवार होता है। किसी भी तरीके के पावर सिग्नल हैं कि अगर किसी कंपोनेंट को 12 वोल्ट का सिग्नल चाहिए हो रहा होता है पावर का, किसी को 24 वोल्ट चाहिए हो रहा होता है, किसी को 6 वोल्ट चाहिए, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, तो इस तरीके के जो है वो पावर मैनेजमेंट बोर्ड से काम आते हैं, काम में लाया जाता है सिग्नल्स को। और दूसरा कैबिनेट इंटरफेस बोर्ड होता है, ये इंटरफेसिंग के काम आता है कि सिग्नल्स को, रोबोट के सिग्नल्स को कंट्रोलर की रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाना, कि कंट्रोलर में किस डिवाइस के लिए वो सिग्नल आ रहा है और उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना है, वो सब करके उनको एम्पलीफाई करके ये जो है फर्दर ऑन पास कर देता है। दिस इज अ सीसीयू। और अब सीसीयू के फंक्शंस जो हैं हम मेजरली देख सकते हैं इसमें। सेफ इनपुट आउटपुट्स के लिए काम आता है। रोबोट कंट्रोलर की जो फैंस हैं या हीट सिंक हैं, उन सब की मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। ये टेम्परेचर सेंसिंग, कहीं पे भी टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो रहा, किसी तरीके का कोई ऐसा अलार्म तो जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये भी सीसीयू जो है मॉनिटर करता है। इसके अलावा पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई जहां विद बैटरी बैकअप चाहिए होती है वहां के लिए, जहां विदाउट बैटरी बैकअप चाहिए होती है वहां के लिए किस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट है, ये उसको फुलफिल करता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ अ सीसीयू। उसके बाद सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड, दैट इज एसआईबी। सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड जो है ये बेसिकली इंटरफेसिंग के काम आता है। जो सेंसर्स होते हैं, एक्सटर्नल सेफ्टी कर्टन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के डिवाइस होते हैं जो कि हम रोबोट के सेल के साथ माउंट करते हैं या इंटरफेस करते हैं, तो वो सब जो है सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड के थ्रू किए जाते हैं। और ये जो है 2-3 टाइप के आते हैं, अलग अलग मेक, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग। एक तो होता है नॉर्मल एसआईबी, एक होता है एक्सटेंडेड एसआईबी। नॉर्मल एसआईबी में जो है ये स्टैंडर्डाइज रहता है सबके लिए। स्टैंडर्ड एसआईबी जो होता है 5 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स के साथ। जो एक्सटेंडेड होता है उसमें दोनों की जो है लिमिट वो 8 कर दी जाती है, कि 8 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स। अब अगर एक रोबोटिक सिस्टम में मैंने कंट्रोलर को सिलेक्ट किया है और मैं एक रोबोट लगा रहा हूँ 6 एक्सिस का, तो मैं उसको उतने ही इनपुट आउटपुट्स दे पाऊंगा जितने का मैंने सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड यूज किया है। ये इनपुट आउटपुट रोबोटिक इंटीग्रेटेड सिस्टम इनपुट आउटपुट से अलग है। इंटीग्रेटेड सिस्टम आउटपुट क्या होते हैं कि रोबोट के कंट्रोलर के जो खुद के हैं, यानी कि मैं अगर स्मार्ट पैड से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और वो कंट्रोलर पे जा रही है डायरेक्ट, और कंट्रोलर से रोबोट पे जा रही है। सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड पे कैसे जाती है, मैंने सेंसर लगाया, मैंने कन्वेयर लगाई है, कन्वेयर पे सेंसर लगे हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट आया जो कन्वेयर पे रखा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने पहुंचा, सेंसर्स ने उसे सेंस किया और उन्होंने सिग्नल जनरेट कर दिया,
कन्वेयर रुक गई और सिग्नल जनरेट कर दिया कि अब यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे जहाँ है ना कुछ आ चुका है ऑब्जेक्ट, और आप रोबोट को, कंट्रोलर को सिग्नल गया कि ऑब्जेक्ट आ चुका है, फिर कंट्रोलर उसको फर्दर प्रोसेस करेगा और वो रोबोट को देगा कि वहां पे जो है सिग्नल आ चुका है और उसको, आपको वहां पे उसको पिक करने के लिए जाना है। तो रोबोट उसी तरीके से मूव करेगा और कन्वेयर उस पोजीशन पे पहुंचेगा कन्वेयर के ऊपर। ग्रीपर जो है उस ऑब्जेक्ट को पिक करेगा और लाके उसकी जगह पे रख देगा जहाँ पे उसकी टीचिंग की गई है, जिस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। तो इस तरीके के जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं उसके लिए जो है SIB लगाया जाता है। अब ये SIB के लिए जो है ये फंक्शंस दिए गए हैं कुछ सेफ्टी इनपुट आउटपुट के लिए, और दूसरा 6 एक्सिस रेंज मॉनिटरिंग, ये सब ये उसके लिए होता है जब हम जो है एक्सटर्नली कोई कंट्रोलर या एक्सटर्नली कोई सिस्टम जो है जिसके साथ रोबोट को इंटरफेस कर रहे हैं वो यूज करते हैं। सो दीज आर द few functions of SIB. Oh, it's already 5:05. So will that be okay if we go a little more? Hello, will that be okay for you guys if we go a little more? Because हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम कंटिन्यू करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि अगर ऐसे तो फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे इसको। Hello, should I continue? Are you okay with it? Okay, so you don't want to continue today. Everyone is okay with it? We have to stop now. I can see 24 students are here, but nobody is answering. I'm asking that will that be okay if we continue today, or we should stop now? Sir, tomorrow Yes, will Tomorrow, okay. Okay, no issues. Okay, so we will continue tomorrow. We will continue from Resolver Digital Converter, and after that I'll try to take you on the Smart Pad and Teach Pendant for your teaching and programming. Okay, that will try. That I'll try if it goes in some sort of speed. Okay, thank you very much for today. Let me take your attendance. Just please don't leave the meeting. Let me take your attendance. Take care. Okay, thank you everyone for today's session. We will continue tomorrow. Sir, Khushbu had just left. Yes, Nandini. Sir, Khushbu was in the class.